किया जाए। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। एनडीए 2 जो पिछले संडे को आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम लोग इंग्लिश का अभी डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे, और सैटरडे जो बच्चे टेस्ट देते हैं उनके लिए भी आज यही रहेगा। तो चलिए एनडीए 2 इंग्लिश का हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस देखते हैं। लेट अस स्टार्ट। Question number 1 to 10. Each of the following items in this section consists of a sentence, the parts of which has been jumbled. These parts have been labeled this one. मतलब है कि 1 से लेकर 10 तक आपको जो है मतलब जो है सेंटेंस अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो सेंटेंस अरेंजमेंट है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए सेंटेंस अरेंजमेंट से। चलिए सेंटेंस अरेंजमेंट का स्टार्ट किया जाए। To be successful, what it is as a human being have you ever considered? तो देखिए ये एक सेंटेंस देख के ही पता चल रहा है कि ये एक इंट्रोगेटिव तरीके से पूछ रहा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत आप किससे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब या WH से या मॉडल से। तो WH हो नहीं सकता है क्योंकि WH के ठीक बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वहां पे इट आया है, इस बाद में है, तो ये तो होगा नहीं, तो बच गया इकलौता हैव। तो एस से आप शुरुआत कर सकते हैं। देखिए इसका अर्थ कर रहा है हैव यू एवर कंसिडर्ड व्हाट इट इज, फिर पे टू बी सक्सेसफुल एज अ ह्यूमन बीइंग। तो इसका हिंदी है, आंसर तो डी आएगा। क्या तुमने कभी ये सोचा है? कंसिडर मतलब सोचना या विचार करना। क्या तुमने कभी सोचा है क्या होता है सफल होना एक इंसान के रूप में? क्या तुमने सोचा है क्या होता है सफल होना एज ए इंसान, एक इंसान के रूप में सफल होना क्या होता है? तो देखिए ना, व्हाट इट इज, उसके बाद 2 + V1 आती है, तो देखिए 2 + V1 है, तो Q के ठीक बाद P भी बैठ रहा है और ऐसे स्टार्ट है क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो 1 का आंसर आपका ए है। सेकेंड वन, देयर इज इन ऑल इंस्टेंट अ सिंगल सरेंडर टू द आइडिया ऑथोरेटिव। देखिए यहाँ पे आपको हिंट से समझा देता हूँ। विलिंग है तो हमेशा कहता है कि विलिंग के बाद 2 + V1 आती है। विलिंग मतलब इच्छुक, तो विलिंग के बाद हमेशा ही 2 + V1 आती है। तो यहाँ लास्ट वर्ड 2 है, तो अगला सेंटेंस इसका वो होना चाहिए जिसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया हो। तो देखिए यहाँ पे देयर है, ये तो वर्ब हो नहीं सकती है, जिसमें वी होगा वो एडजेक्टिव होता है। देयर या तो इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है या तो प्रोनाउन होता है, आप यहाँ एडवर्ब कह सकते हैं आप। तो इसलिए बच गया इकलौता आपका ये रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इतना जरूर पता चल रहा है कि एस के ठीक बाद क्यू होना चाहिए। एस के ठीक बाद देखिए क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एस के ठीक बाद क्यू यहाँ पे भी नहीं है, तो हमें पता चल रहा है कि बी और सी तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। अब ए और डी में से आपको देखना। और देखिए सब्जेक्ट की बात भी हो रही है, तो मेनी पीपल से सब्जेक्ट से आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, मेनी पीपल टुडे आर विलिंग टू सरेंडर टू द आइडिया दैट, फिर पी देयर इज इन ऑल इंस्टेंस अ सिंगल। यहां भी हिंट देखिए, अ सिंगल है तो उसके बाद हमें एक सिंगुलर नाउन ही लिखना होगा। अ सिंगल के बाद एक सिंगुलर नाउन रखा, अ सिंगल ऑथोरेटिव ट्रुथ। ट्रुथ आपका सिंगुलर नाउन है, तो इतना पता चल रहा है कि पी के ठीक बाद आर होना चाहिए। तो देख लीजिए पी के ठीक बाद आर है, एस के ठीक बाद क्यू भी दिख रहा है, तो इसका अर्थ निकल रहा है कि सेकंड का आंसर आपका डी होना चाहिए। अब इसका अर्थ देख लीजिए, मेनी पीपल टुडे आर विलिंग टू। बहुत सारे लोग जो आजकल हैं वो इच्छुक हैं कि वे उस आइडिया को आत्मसमर्पण कर देंगे कि एक इंस्टेंस है, एक उदाहरण है, एक सिंगल इकलौता सच जिसे खोजने की और उसकी रक्षा किए जाने की जरूरत है, जिसे सच्चाई को खोजने की
और उसको डिफेंड किए जाने की, सुरक्षा किए जाने की जरूरत है। नेक्स्ट, फॉर योरसेल्फ द इम्प्लीकेशन ऑफ डेथ। चलिए स्टार्ट किया जाए। फ्रॉम वन प्रीचर टू अनदर, इम्प्लीकेशन ऑफ डेथ, यू विल गो इंडेसली। तो देखिए गो की बात है, जाने की बात है, तो जाने के लिए जगह चाहिए, तो जगह या कुछ चीज, तो गो फ्रॉम वन टू अनदर होगा। तो इतना हो चाहे ना, इतना जरूर पता चलना ही है कि एस के ठीक बाद आपको आर का प्रयोग करना ही पड़ेगा। एस के ठीक बाद आर यहाँ पे है, इसमें नहीं दिख रहा है। एस के ठीक बाद आर यहाँ पे है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो अब देखते हैं, या तो एस से स्टार्ट होगा या क्यू से। और भी देख लीजिए, सेंटेंस की शुरुआत कंडीशनल सेंटेंस है। इफ यू डू नॉट रिफ्लेक्ट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड फॉर योर सेल्फ, तो उस योर सेल्फ किसके लिए आया है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ का प्रयोग हमने यू के लिए किया है। तो क्यू के ठीक बाद आपको पी चाहिए। तो इसका अर्थ देखिए, इफ यू डू नॉट रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड फॉर योर सेल्फ द इम्प्लीकेशन ऑफ डेथ, यू विल गो इंडलेसली फ्रॉम वन प्रीचर टू अनदर। इसका हिंदी, अगर आप सोचते नहीं है खुद के लिए मृत्यु का क्या इम्प्लीकेशन, परिणाम होगा, यू विल गो इंडलेसली, तो आप मतलब हमेशा ही एक उपदेशक से दूसरे उपदेशक तक जाते रहेंगे। मतलब है कि आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा कि मृत्यु का क्या आशय होता है, मृत्यु का क्या अर्थ होता है। नहीं तो आप बस एक उपदेशक, प्रीचर मतलब क्या? उपदेशक। नहीं तो आप सिर्फ एक उपदेशक से दूसरे उपदेशक तक चलते रहेंगे, क्योंकि ज्ञान तो आपको खुद से ही पाना पड़ेगा, खुद से ही आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप खुद से सोचेंगे कि मृत्यु का आशय क्या होता है, तभी जाके आपको उसका अर्थ समझ आएगा। तो इसलिए इसका आंसर आपका बी होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ देखिए, अ लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स, इसका आंसर डी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है, अ लैंग्वेज सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है। तो पूरे वाक्य में हम बात करें लैंग्वेज की, तो अगली बार से ना ये अननेसेसरी का डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसे लिखने के लिए जगह ही नहीं मिलता है। इससे कोई मतलब ही नहीं है जो ना नीचे, वो अपने आप रहना चाहिए। एक बार जब डायरेक्शन दे दिया गया तो दसों में वो काम कर जाएगा। ठीक है, चलिए, अ लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स, फिर पी, अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, फिर एस, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन थिंग्स। और भी देखिए यहाँ पे हिंट है, आपने एस के बाद आर बैठ रहा है क्योंकि देखिए यहाँ बिटवीन है, और बिटवीन के ठीक बाद हम एंड का प्रयोग करते हैं, मतलब एस के ठीक बाद आर होगा। तो ये तो वैसे भी हट रहा था, एस के ठीक बाद आर बैठ ही रहा है। क्यू से स्टार्ट करिए क्योंकि हमें पता है कि लैंग्वेज से स्टार्ट होना है, तो क्यू से स्टार्ट हो रहा है, एस के ठीक बाद आर। हिंदी देखिए, एक लैंग्वेज ये प्रतिनिधित्व करता है क्या चीज? दुनिया को समझने का एक तरीका। लैंग्वेज प्रतिनिधित्व करता है दुनिया को समझने का तरीका, और डिफरेंशिएटिंग बिटवीन थिंग्स, और चीजों के बीच में अंतर क्रिएट करता है और उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। तो यहाँ पे पूरे पैसेज में हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज दर्शाता है सोचने के, दुनिया को समझने का एक तरीका है, और अलग अलग चीजों के बीच में अंतर बताता है और उन्हें एक दूसरे से जोड़ने का भी कार्य करता है। तो इसलिए इसका आंसर आपका डी है। नंबर 5 देखिए, will be very important for India's future. तो it is recognized that mathematics and mathematical thinking will be very important. Important के बाद हम सामान्यतः for का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे important है और यहाँ पे for है, तो R के ठीक बाद आपको P चाहिए, R के ठीक बाद P, R के ठीक बाद P यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे भी है, तो एक तो हटा ही सकते हैं। तो चलिए और भी देखते हैं। एस से देखते हैं, इट इज रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि एक स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है, ये इंट्रोडक्शन के लिए भी, इंट्रो के लिए भी हम ऐसा वाक्यों की शुरुआत करते हैं। तो इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल थिंकिंग, फिर आर, विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज फ्यूचर। मतलब ऐसा पहचान मिलता है, ऐसा सच्चाई को माना जाता है कि मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल थिंकिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा भारत के
भविष्य के लिए, तो इसलिए इसका आंसर आपका डी है। नेक्स्ट नंबर 6, नंबर 6 का देखते हैं। देखिए, द प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स इन एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंस थ्रू प्रोग्राम्स integrated with general education will be enhanced sharply। अब ये सिंपल से बन रहा है, हम जो प्रोफेशनल्स की तैयारी करवाएंगे, प्रिपरेशन जो तैयारी करवाएंगे किस चीज में, एग्रीकल्चर में और जानवर पशु चिकित्सा के साइंस में, किस तरीके से, थ्रू क्या है भाई, ये आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आती है। ये दिख रहा है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे देख लीजिए ये नाउन का काम कर रहा है, तो इससे क्योंकि हमने एस से तो शुरुआत कर दी है तो उसे तो हटा देना पड़ेगा। यहाँ पे ये मॉडल है, यहाँ प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन आती है। तो थ्रू प्रोग्राम्स इंटीग्रेटेड विथ जनरल एजुकेशन विल बी इनहेंस्ड शार्पली। हिंदी प्रोफेशनल्स की जो तैयारी कराएंगे कृषि में और पशु चिकित्सा साइंस के क्षेत्र में, किस चीज के माध्यम से, प्रोग्राम्स जिसको जोड़ेंगे हम सामान्य एजुकेशन से, वो बहुत जल्दी उसे बढ़ाया जाएगा। इनहेंस मतलब ग्रो कराना, बढ़ाना, तो इसलिए इसका आंसर सी है। नेक्स्ट, वेरी वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स, द इशू रेज्ड बाय फेमिनिस्ट एंड मल्टीकल्चरिस्ट 7th, क्योंकि यहीं पे दिख रहा है कि इशू सब्जेक्ट है, जो फेमिनिस्ट मतलब महिला के जो अधिकारों की बात करते हैं, मल्टीकल्चरलिस्ट मतलब जो बहु संस्कृति वाले जो होते हैं, तो उसी से संबंधित पैसेज आया है। तो एस से शुरुआत 2 ही जगह है, तो इसे उठा के देख लेते हैं। एस, द इश्यूज रेज्ड बाय फेमिनिस्ट एंड मल्टीकल्चरलिस्ट आर, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इश्यूज, जो कि प्लूरल नाउन है, तो उसके लिए वर्ब भी चाहिए हमें प्लूरल, तो एस के ठीक बाद क्यू होना चाहिए, यहाँ एस के ठीक बाद पी है, ये हो नहीं सकता है। ये देख लीजिए, द इश्यूज रेज्ड बाय फेमिनिस्ट एंड मल्टीकल्चरलिस्ट आर सर्टनली वेरी इंपॉर्टेंट, फिर पी, एंड शुड शिफ्ट द वे, फिर क्यू, शुड पी में शुड शिफ्ट द वे, फिर आर, वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स। ठीक ही है, जो मुद्दे नारी के समर्थक लोग और बहु संस्कृति वाले उठाते हैं वो बहुत ही निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण है, फिर भी एंड उन्हें शिफ्ट करना चाहिए, फिर आर, वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स, हम जिस जो राजनीति के बारे में जो हम सोचते हैं उसमें हमें बदलाव लाना चाहिए। फेमिनिस्ट मतलब जो महिला के अधिकारों के जो समर्थक होते हैं उन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 8, देखिए यहाँ पे बाई विच है, तो बाई विच का प्रयोग, और एक भी हिंट देख लीजिए, रेसिस्टेंट टू, उसके बाद नाउन आना चाहिए, रेसिस्टेंट टू, तो परहैप्स तो नाउन होता नहीं है, जेनेटिक नाउन है नहीं, तो रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोध करना किसका, पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, तो देख लीजिए यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन की पूरे पैसेज में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सामान्यतः वाक्य की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं, तो एस से शुरू करना है, एक ही जगह दिख रहा है। अब देखिए, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक साइंस है जिसके द्वारा प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को बदलाव करते हैं, परहैप्स शायद, ताकि उसे और ज्यादा प्रतिरोध करने वाला बना सके, किस चीज के खिलाफ, कीड़े मकोड़ों के खिलाफ, और उसके पोषण के वैल्यू को बढ़ा सके। जो जेनेटिक पौधों में जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन चेंज करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि उन्हें सक्षम बना सके कि वो कीड़े मकोड़े या जो बीमारियां होती है उससे लड़ सके, और पौधों का जो है पोषण वैल्यू को भी बढ़ाया जा सके, तो इसलिए इसका आंसर बी है। नंबर 9, द हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म्स फ्रॉम आर्ग्यू, तो एडिटर्स ऑफ द प्रेजेंट वर्क आर्ग्यू दैट, तो आर्ग्यू के बाद तो दैट होती है, क्यू से शुरू करेंगे। द एडिटर्स ऑफ द प्रेजेंट वर्क, क्यू से शुरुआत सिर्फ ए और बी में ही दिख रहा है, तो ये दोनों तो पहले हटाइए, क्योंकि एडिटर है यहाँ पे सब्जेक्ट है,
और सब्जेक्ट से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो द एडिटर्स ऑफ द प्रेजेंट वर्क आर्ग्यू, एडिटर कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन, तो उसके लिए वर्ब देखिए आर्ग्यू प्लूरल वर्ब है, तो क्यू के ठीक बाद आप एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं ए बैठा के, द एडिटर्स ऑफ द प्रेजेंट वर्क आर्ग्यू द नीड टू अंडरस्टैंड, फिर द एडिटर्स ऑफ द प्रेजेंट वर्क आर्ग्यू द नीड टू अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करना है? द हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म्स फ्रॉम अ मच वाइडर एरे ऑफ पर्सपेक्टिव। एरे का अर्थ होता है संग्रह, कलेक्शन, एरे मतलब संग्रह, कलेक्शन। तो इसका हिंदी सुनिए, अभी के वर्तमान के जो कार्यों के जो एडिटर है वो यह तर्क देते हैं कि हमें समझने की जरूरत है सोशल रिफॉर्म के इतिहास को एक बड़े तौर पे, बड़े नजरिए से, जो सामाजिक सुधार हुआ है उसे एक बड़े दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। तो इसलिए आंसर ए है। नेक्स्ट है नंबर 10, देखिए पंडिता रमाबाई, ये एक सब्जेक्ट दिख रहे हैं क्योंकि पूरे पैसेज में इन्हीं की बात हो रही है। तो क्यू आर से हम शुरू कर सकते हैं, आर से शुरुआत सिर्फ एक ही में है, फिर भी देखते हैं। पंडिता रमाबाई वॉज ट्रूली रिमार्केबल एज ए पाइनियर, पाइनियर मतलब अग्रणी, जो किसी फील्ड में सबसे पहले होते हैं उसे हम पाइनियर कहते हैं। तो पंडिता रमाबाई जो थी वो बहुत ही रिमार्केबल, महान थी, अग्रणी थी महिला के शिक्षा में, एंड एज ए चैंपियन ऑफ वुमेन राइट, और महिलाओं के अधिकार की वो बहुत बड़ी समर्थक थी, जिसके लिए उन्होंने अपने अंत तक लड़ाई की थी। मतलब महिलाओं के अधिकार के लिए उन्होंने अपने जीवन के अंत तक लड़ाई की थी। तो इसलिए इसका आंसर सी है। नेक्स्ट आइए, अब 11 to 12 है, इडियम फ्रेजेस दिया है। अक्वीर फिश, अक्वीर फिश का अर्थ होता है अजीब आदमी, अजीब आदमी। अक्वीर फिश मतलब स्ट्रेंज पर्सन, जो बहुत ही अजीब होते हैं। ये हमेशा ही अक्वीर फिश का प्रयोग नकारात्मक रूप में ही करते हैं, सामान्यतः इसका प्रयोग पॉजिटिव में हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट इडियम है ईट लाइक ए बर्ड। ईट लाइक ए बर्ड मतलब पक्षियां क्या होती है? पक्षी दाना चुगते हैं, तो बहुत ही कम खाना खाते हैं। तो ईट लाइक ए बर्ड का अर्थ होता है बहुत ही कम खाना खाना, तो बहुत ही कम खाना खाना, ये रहा ईट वेरी लिटिल। ईट लाइक ए बर्ड का अर्थ होता है बहुत ही कम खाना खाना। नेक्स्ट, लॉक हॉर्न्स मतलब होता है किसी से आर्ग्यू करना, बाताबाती हो जाना, ये सब होता है। तो बुल के जैसे नहीं, आर्ग्यू, किसी चीज के बारे में बातचीत करना, वाद विवाद। लॉक हॉर्न्स मतलब क्या? वाद विवाद। इसका इंग्लिश है वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट हो जाना। 14, अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड मतलब जो पहले होते हैं, सबसे पहले। अर्ली बर्ड मतलब सबसे पहले, तो अर्ली बर्ड मतलब ये रहा फर्स्ट अराइवल, जो सबसे पहले आते हैं, अर्ली बर्ड। 15, बी इन द पिंक। पिंक देखते नहीं है, जो कोई स्वस्थ बच्चा होता है तो उसके गाल एकदम पिंक पिंक लगते हैं। तो बी इन द पिंक का अर्थ होता है बहुत ही स्वस्थ होना, टू बी वेरी हेल्दी। बी इन द पिंक मतलब बहुत ही स्वस्थ होना। नेक्स्ट, बी इन द रनिंग मतलब होता है कि जीतने की बहुत ही अच्छी संभावना। बी इन द रनिंग का अर्थ होता है जीतने की बहुत ही अच्छी संभावना, इन ए गुड पोजिशन टू विन। बी इन द रनिंग का अर्थ होता है आपके जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस है, आपकी स्थिति बहुत अच्छी है कि आप जीत सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है अ सी चेंज मतलब पूरी तरह से बदलाव, मतलब टोटल चेंज, पूरा बदलाव। तो कंप्लीट चेंज कहिए, अ कंप्लीट चेंज। बहुत बार ये प्रीवियसर में पूछ चुका है। अ सी चेंज मतलब पूरी तरह से बदलाव। नंबर 18, अ पर्ल ऑफ विजडम मतलब जो कोई महत्वपूर्ण जो हमें सलाह देता है। अ पर्ल ऑफ विजडम का अर्थ होता है कोई हमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह देता है। तो एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। अ पर्ल ऑफ विजडम मतलब जो कोई हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह दे। 19, बी इन द सेवेंथ हेवन मतलब वेरी हैप्पी होता है, वेरी हैप्पी, बहुत बड़ा चुका है। नहीं, ये गाना है कि
आजकल मेरे पांव जमी पे नहीं पड़ते, तो एकदम स्वर्ग में होना, आसमान में होना। कहते नहीं कि आजकल बहुत उड़ रहा है, मतलब कि आजकल बहुत ही खुश है, बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करता है। तो बी इन द सेवेंथ हेवन का अर्थ होता है बहुत ही खुश होना। तो ये रहा एक्सट्रीमली हैप्पी, ये रहा टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब बहुत ही खुश होना। नेक्स्ट, बी इन द रेड। बी इन द रेड मतलब होता है बैंक का आपके ऊपर कर्ज होना, कर्ज में होना, बैंक का कर्ज। बी इन द रेड का अर्थ होता है बैंक का कर्ज। तो उधारी, बैंक से जो आपका कर्ज होता है, टू ओ मनी टू अ बैंक, बी इन द रेड मतलब बैंक का जो आपके ऊपर उधार होता है, बैंक ने जो आपको लोन दिया है जिसे आपको चुकाना है, उसी को हम कहते हैं बी इन द रेड। नेक्स्ट 21 to 30 है नियरेस्ट मीनिंग। तो नियरेस्ट मीनिंग का अर्थ हो गया सिनोनिम, आपसे पूछ रहा है 21 से 30 उन्होंने एनडीए वाले ने सिनोनिम पूछा है। मैलिग्न, मैलिग्न का अर्थ होता है बदनाम करना। मैलिग्न का हिंदी यहां लिख देता हूं, बदनाम करना। बिनिग्न मतलब तो विनम्र होता है, काइंड, दयालु, विनम्र। प्रेज मतलब तारीफ करने के लिए होता है। ग्रेट मतलब अभिवादन, अभिवादन। स्लेंडर मतलब बदनाम करने के लिए होता है भाई, कीचड़ उछालना, बदनाम करना। तो हमें तो मैलिग्न का सिनोनिम पूछा है, तो मैलिग्न का सिनोनिम स्लेंडर होगा, बदनाम करना, कीचड़ उछालना। नेक्स्ट, शीला अपीयर टू बी वेक्स्ड। वेक्स्ड मतलब गुस्सा, परेशान। वेक्स्ड का हिंदी परेशान हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, तंग हो सकता है, नाखुश भी हो सकता है। खुश जो नहीं है उसे भी कहते हैं। क्लियर मतलब तो साफ होता है, काम मतलब शांत, अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब सरल, डिस्प्लेस्ड मतलब नाखुश, जो खुश नहीं है। तो वेक्स्ड का तो सबसे नजदीकी यहां पे सिनोनिम डिस्प्लेस्ड लग रहा है, क्योंकि डिस्प्लेस्ड मतलब नाखुश, वेक्स्ड का एक अर्थ परेशान, गुस्सा, चिड़चिड़ा हो जाना या फिर नाखुश होना भी होता है, मतलब खुश नहीं है। नेक्स्ट 23, डू नॉट हेल्ड एनी प्री कंसेप्शन अबाउट पीपल। प्री कंसेप्शन का अर्थ होता है आइडिया, तरकीब। नोशन मतलब ही आइडिया होता है भाई, ग्रेट आइडिया नहीं, बहुत महान आइडिया नहीं, आइडिया होता है। कंसीट मतलब तो धोखा बोल सकते हैं आप, अहंकार, अहंकार, धोखा, ये सब। तो आइडिया का तो सिनोनिम प्री कंसेप्शन और नोशन सिनोनिम होते हैं। प्री कंसेप्शन का सिनोनिम नोशन होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल मॉर्टल एलिमेंट्स आर इम्परमानेंट। मॉर्टल का हिंदी होता है नश्वर, जो हमेशा नहीं रहेगा, जिसकी मृत्यु निश्चित है, जो खत्म होगा, नष्ट हो जाएगा। तो मॉर्टल का तो ये तो एंटोनिम हो गया, जो कभी खत्म ना हो। मॉर्टल मतलब नश्वर, क्या बोलेंगे, जो नश्वर है। और इमॉर्टल मतलब तो अमर होता है। डिवाइनली मतलब तो दैवीय, देवताओं से संबंधित। तो हमें तो सिनोनिम पूछा। टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब क्षणिक। नेवर एंडिंग मतलब जो कभी खत्म ना हो, अमर। तो अब जो हमेशा, मॉर्टल का सिनोनिम तो क्षणिक ही होगा, क्योंकि मॉर्टल मतलब जो नष्ट हो जाएगा, क्षणिक मतलब भी जो हमेशा नहीं रहेगा। तो मॉर्टल का सिनोनिम इन चारों के अंदर देखेंगे तो आप टेम्पोरल है, अस्थाई। इटनरी मतलब प्लान होता है, यात्रा का प्लान, प्लान भी हो सकता है, शेड्यूल भी होता है, क्या बोलेंगे इससे, और भी बोल सकते हैं आप, रूट भी होता है, वे भी होता है, ये सब शेड्यूल होते हैं। टाइम टेबल भी आप बोल सकते हैं इटनरी का। तो बहुत सारे अर्थ देते हैं इटनरी। इन्विटेशन मतलब निमंत्रण, इंफॉर्मेशन जानकारी, तो ये तो सीधा सा दिख रहा है। इटनरी का चारों में से सिनोनिम है शेड्यूल। वैसे इटनरी मतलब होता है यात्रा का
जो शेड्यूल बनाते हैं, प्लान ऑफ जर्नी। नेक्स्ट, द एफर्ट वॉज टू हार्नेस द पावर ऑफ नेचर। हार्नेस का अर्थ होता है नियंत्रण करना, कंट्रोल। हार्नेस का अर्थ होता है कंट्रोल, नियंत्रण करना। एब्यूज मतलब तो गाली देना, गाली देना। बेनिफिट फायदा, अप्लाई मत लागू करना, नियंत्रण करना। तो हार्नेस का सिनोनिम होता है कंट्रोल, नियंत्रण करना। नेक्स्ट, फिकल मतलब चंचल, फिकल मतलब चंचल, जिसका सिनोनिम पूछा है आपसे। कंसिस्टेंट मतलब तो एंटोनिम है, ये तो उसका एंटोनिम है, एंटो। विली मतलब मक्कार होता है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं कनिंग, धोखेबाज। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। वैसिलेटिंग का भी अर्थ तो वही होता है। चंचल या फिकल मतलब तो अस्थिर भी बोलते हैं, और वैसिलेटिंग मतलब भी वही होता है, अस्थिर। तो हमें तो सिनोनिम पूछा है, तो फिकल मतलब अस्थिर, चंचल। वैसिलेटिंग मतलब भी होता है, वैसिलेटिंग मतलब भी अस्थिर या चंचल। कंसिस्टेंट तो अपोजिट हो गया, कंसिस्टेंट मतलब जो एकदम स्थिर है। और विली मतलब मक्कार, धोखेबाज, ये सब बेईमान, ये सब बोल सकते हैं। नेक्स्ट, द फ्लड सिचुएशन ड्यूरिंग द मॉनसून दिस ईयर वॉज कैलेमिटस मतलब विनाशकारी, विनाशकारी। अबंडेंस मतलब प्रचुरता, ज्यादा, प्रचुरता। इनकरेजिंग मतलब अच्छा। कैटास्ट्रॉफी मतलब भी विनाशकारी होता है। तो हमें तो सिनोनिम पूछा है भाई, तो 28 का सिनोनिम तो बी होगा, विनाशकारी। हाँ, मॉनसून में स्पेलिंग थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। हाँ। नेक्स्ट, ही वॉज अपॉइंटेड एज द ऑनररी। ऑनररी मतलब जिसे हम पैसा नहीं देते हैं, जिसे आप कह सकते हैं अवैतनिक, अवैतनिक, जिसे हम पैसे नहीं देते हैं। तो अनपेड मतलब ही जिसे हम पे नहीं करते हैं। ऑनररी, तो उन्हें टीम का एक ऑनररी मेंबर बनाया गया, तो मतलब हम उन्हें पैसे नहीं देंगे, बट वो हमारे साथ रहेंगे। नेक्स्ट, एक्सकम्युनिकेट मतलब सजा देना, बहिष्कृत करना, निकाल देना, निकाल देना, बहिष्कृत कर देना। तो एक्सपेल मतलब ही निकाल देना होता है, भगा देना, निकाल देना, निकाल देना। एडमिट स्वीकार करना, रिवॉर्ड मतलब इनाम, प्रमोट मतलब उन्नति। नेक्स्ट, 31 to 40 आपसे पूछा है अपोजिट मतलब एंटोनिम। क्रेविंग मतलब इच्छा या लालसा। क्रेविंग का अर्थ होता है इच्छा या लालसा। इसका अपोजिट लाइक पसंद करना, डिसलाइक ना पसंद करना, डिस्कम्फोर्ट मतलब असुविधा, कंप्लेंसी मतलब संतुष्ट, संतुष्ट। तो इच्छा जो होती है उसका एंटोनिम तो संतुष्टता होना चाहिए, तो कंप्लेंसी होगा। ध्यान रखिए, जब इसे आप डिक्शनरी में देखेंगे तो पहला आपको दिखाएगा डिसलाइक, बट हमें उससे मतलब नहीं है। क्रेविंग मतलब बहुत ज्यादा इच्छा होती है किसी चीज की, लालसा, और उसी का एंटोनिम होता है संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड होना। हमें किसी चीज की अब लालसा नहीं है। नेक्स्ट, ऑब्सक्यूर मतलब होता है नॉट क्लियर, अस्पष्ट, नॉट क्लियर, अस्पष्ट। तो ये भी वही होता है, नॉट क्लियर, ये तो सिनोनिम हो गया। वेग मतलब भी वही होता है, अस्पष्ट, ये भी सिनोनिम है। अनसर्टेन मतलब भी वही होता है, नॉट क्लियर, अस्पष्ट। ऑब्वियस मतलब क्लियर होता है। तो हमें तो एंटोनिम पूछा है, तो अस्पष्ट का स्पष्ट होगा, ऑब्वियस मतलब निसंदेह, निश्चित तौर पे, स्पष्ट रूप से। तो ऑब्सक्योर का एंटोनिम ऑब्वियस होना चाहिए। नेक्स्ट, मॉन्यूमेंटल मतलब होता है महत्वपूर्ण। मॉन्यूमेंटल मतलब आप कह सकते हैं इसे महत्वपूर्ण, मैं यहीं लिख देता हूं, महत्वपूर्ण। इनॉर्मस बहुत ज्यादा, इनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा।
स्ट्राइकिंग मतलब विशेषता, विशेषता के लिए होता है। मेमोरेबल मतलब यादगार, महत्वपूर्ण। अनइम्प्रेसिव, इसका तो एंटोनिम है, ये दिख रहा है। अनइम्प्रेसिव मतलब साधारण। तो महत्वपूर्ण का आपसे एंटोनिम पूछा है, तो महत्वपूर्ण का तो साधारण होगा। महत्वपूर्ण मतलब क्या? विशेष। और साधारण मतलब आम। तो इसलिए 33 का आंसर डी होना चाहिए। 34, फ्रेल अपीयरेंस वॉज कंसिडर्ड अ मेरिट। फ्रेल मतलब होता है कमजोर। फ्रेल मतलब कमजोर। वीक मतलब भी कमजोर होता है। स्टडी मजबूत के लिए हो सकता है। स्टडी मतलब मजबूत। स्ट्रांग, स्टडी मतलब स्ट्रांग बोलते हैं। डेलिकेट मतलब नाजुक। तो कमजोर का तो मजबूत होना चाहिए एंटोनिम। तो 34 का आंसर आपका सी है। फ्रेल मतलब वीक, और वीक का एंटोनिम हमारा स्ट्रांग होगा। 35, द नॉवेल डिपिक्ट्स द हैप्लेस मतलब असहाय। असहाय, कमजोर, दुखी, विवश, ये सब होते हैं हैप्लेस। अभागा, आप इस अभागा भी बोलिए, ये सब इसके अर्थ होते हैं। तो रेस्ट मतलब भी तो वही होता है दुखी, ये तो सिनोनिम हो गया। रूरल मतलब ग्रामीण, गांव से संबंधित, ग्रामीण। मिजरेबल भी सिनोनिम है भाई। मिजरेबल मतलब दयनीय। फॉर्चुनेट मतलब भाग्यवान, भाग्यशाली। तो अभागा का तो भाग्यशाली ही होगा एंटोनिम। तो 35 में हैप्लेस है, उसका एंटोनिम हो जाएगा फॉर्चुनेट। 36, हर आइडियाज हैव ऑलवेज बीन इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब अजीब, जिसे आप इंग्लिश में ऑड बोलिए, वियर्ड भी आप इसे बोलते हैं, मैड भी बोल सकते हैं, सनकी भी होता है, पागल भी होता है। मैड, तो मैड का तो एंटोनिम होगा भाई नॉर्मल, स्पेशल, विशेष, ये तो कुछ लेना देना नहीं इससे। स्ट्रेंज, अजीब, ये तो सिनोनिम हो गया। इसका सिनोनिम तो स्ट्रेंज भी होता है। इसेंट्रिक मतलब स्ट्रेंज भी होता है, लोकल तो लेना ही देना नहीं है। इसेंट्रिक का आप सिनोनिम में चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, एबनॉर्मल। इसेंट्रिक मतलब असमान भी होता है, एबनॉर्मल, तो उसका नॉर्मल हो जाएगा। तो 36 का आंसर आपका सी होगा, नॉर्मल। नेक्स्ट, पार्च मतलब सूखा होता है। पार्च का हिंदी आप बोल सकते हैं सूखा। पास्ट का हिंदी है सूखा, ये तो सिनोनिम हो गया, ये भी तो सूखा है। पास्ट, ये भी सूखा ही होता है। डेसिकेटेड, ये तो सिनोनिम है। कॉस्ट मतलब भी तो झुलसा, झुलसने से, गर्मी के लिए होता है। तो वेट मतलब भींगा। तो पास्ट का एंटोनिम वेट होगा, क्योंकि पास्ट मतलब सूखा, वेट मतलब गीला। 38, स्मूथ, हम यहां पे बात कर रोड के लिए, तो रोड बहुत ही स्मूथ है। तो स्मूथ का क्या हो जाएगा? गड्ढा उड्ढा वाला। तो रटेड मतलब गड्ढेदार, रटेड मतलब गड्ढा। वाइंडिंग मतलब तो घुमावदार। डेंजरस खतरनाक। सिल्किन मतलब तो स्मूथ का ही सिनोनिम है, ये तो सिनोनिम है। तो नया जो रोड बना था वो बहुत ही स्मूथ था, तो स्मूथ का एंटोनियम रोड के लिए गड्ढेदार, जहां पे बहुत ज्यादा चलने के कारण गड्ढे पड़ जाते हैं, धंस जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं रटेड। तो स्मूथ का एंटोनिम इन चारों में रटेड होगा, गड्ढेदार या धंस जाना। नेक्स्ट, प्लेनिट्यूड। प्लेनिट्यूड मतलब बहुत ज्यादा, प्रचुरता, जिसे आप प्रचुरता कहते हैं, बहुत ज्यादा। एबंडेंस मतलब भी प्रचुरता होता है, ये तो सिनोनिम हो गया।
एम्पल मतलब भी प्रचुरता होता है, ये भी सिनोनिम है। प्लेथोरा मतलब भी प्रचुरता होता है, ये भी सिनोनिम है। इनसफिशिएंसी मतलब कमी, तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि प्लेनिट्यूड मतलब बहुत ज्यादा, इनसफिशिएंसी मतलब कमी होना किसी चीज के। तो 39 का बी। 40 इररिफ्यूटेबल, जिसे आप खंडन नहीं कर सकते हैं, इसका हिंदी में लिख देता हूं अखंडनीय, जिसका खंडन नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल में तो बहुत ज्यादा, सर्टेन मतलब निश्चित, सर्टेन मतलब निश्चित, ये तो सिनोनिम हो गया इसका। साइनो मतलब सिनोनिम। और क्वेश्चनेबल, अनडिनाइबल, ये तो सिनोनिम है जिससे खंडन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चनेबल जिसपे प्रश्न उठेगा, प्रश्न के योग्य, तो वह एविडेंस, वह सबूत जिस पे कोई प्रश्न नहीं उठेगा। अप्रश्न, क्वेश्चन मतलब इसे कहेंगे क्वेश्चनेबल, जिसमें हम क्वेश्चन अराइज ना कर सके, उसे कहते हैं इररिफ्यूटेबल। तो जिसपे हम क्वेश्चन जिस पे उठा नहीं सकते हैं, प्रश्न जिस पे नहीं उठा सकते हैं, तो उसका एंटोनिम होगा जिसपे हम प्रश्न उठा सकते हैं। तो क्वेश्चनेबल मतलब जिसे प्रश्न उठाया जा सकता है। नेक्स्ट 41 to 50, ये आपसे एरर पूछ रहा है। आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन रेजिंग। यहां पे आंसर आपका सी दिख रहा है। रेजिंग को कर दीजिए राइजिंग, क्योंकि देखिए एक होता है रेज और एक होता है राइज। तो रेज मतलब तो उठाना, और राइज मतलब होता है उठना खुद से। तो इसका हिंदी, हमारा जो प्रसिद्धि है वो असफल होने में नहीं है, बल्कि प्रत्येक बार जब हम असफल होते हैं तो फिर से उठ खड़े होने में है। तो हम खुद से उठ खड़े होते हैं ना, तो इसलिए हमारा ये वाला चाहिए आपको। जैसे सन खुद से उगता है तो सन राइज होता है, लेकिन प्रश्न खुद से नहीं उठता, प्रश्न उठाया जाता है। तो क्वेश्चन को रेज करेंगे, तो जब हम गिरते हैं तो हम खुद से उठते हैं। तो इसलिए हमें रेजिंग नहीं होना चाहिए, राइजिंग होना चाहिए था। तो 41 का आंसर आपका सी है। नेक्स्ट 42, रहीम वॉज वन ऑफ। अब सीधा से ये तो ग्रामर का बेसिक सब्जेक्ट वर्बेंट है, क्योंकि रूल होता है वन ऑफ के बाद हमेशा प्लुरल नाउन या फिर प्लुरल प्रोनाउन ही आएगा। प्लुरल प्रोनाउन मतलब ये निकला कि वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा ही प्लुरल रहते हैं। तो देख लीजिए, सिंपल सा रूल है। यहां पे दैट लिखा है, दैट हमेशा ही सिंगुलर होता है, और दोज हमेशा ही प्लुरल होता है। तो वन ऑफ के बाद प्लुरल चाहिए तो आपको ये चाहिए, तो दैट को हटाकर कर दीजिए दोज। रहीम उनमें से था जिन्हें अवार्ड के लिए चुना गया था। रहीम उनमें से था जिसे अवार्ड के लिए चुना गया था। तो वन ऑफ के बाद हमेशा ही प्लुरल नाउन का प्रयोग करिए या प्लुरल प्रोनाउन का प्रयोग करिए। नेक्स्ट, सुजनी हैज मेट हर ओल्ड फ्रेंड गुरु बिफोर शी शिफ्टेड टू हैदराबाद 2 years ago। सीधा सा लॉजिक देखिए, इसका ये रूल होता है पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। वो इसलिए होता है क्योंकि ये होगा आपका फर्स्ट एक्शन, ये वाला होगा फर्स्ट एक्शन, और ये हो जाएगा आपका सेकंड एक्शन। तो ये पास्ट परफेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल में जो है, जहां टेंस में आपने पढ़ा भी होगा, जहां भी पढ़ा है या मुझसे पढ़ा हो तो जरूर पढ़ाया होगा कि when two actions happened in past one after other, when two actions happen in past one after other, first action must be in past perfect tense and second action must be in पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ध्यान रखिए जहां पे भी बिफोर होगा तो बिफोर वाले साइड में हमेशा ही सेकेंड एक्शन होता है। तो देखिए बिफोर वाले पार्ट में आपने ठीक लिखा है, लेकिन फर्स्ट एक्शन जो है उसमें आपका पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था। तो हैज को हटाकर हैड कर दीजिए। मतलब सुजनी जो है अपने पुराने दोस्त गुरु से मिली थी हैदराबाद जाने से 2 साल मतलब 2 साल पहले। मतलब हैदराबाद जाने से पहले 2 साल
सुजनी अपने दोस्त, पुराने दोस्त गुरु से मिली थी, मतलब पहले अपने दोस्त से मिली, फिर जाके वो हैदराबाद शिफ्ट हुई थी। तो मिलना फर्स्ट एक्शन है, पास्ट परफेक्ट, शिफ्ट होना सेकंड एक्शन है, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका आंसर आपका ए है। 44, दिस मॉन्यूमेंट हैपेंस टू बी वन ऑफ द ओल्ड मॉन्यूमेंट। देखिए आज का ये दूसरा क्वेश्चन है, एक ही पेपर में 2 बार दिया। हमने बात किया कि वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा ही प्लुरल होना चाहिए, अभी क्वेश्चन में आया था। देख रहे हैं 10 क्वेश्चन में 2 तो आपका वन ऑफ से है, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है एरर करेक्शन में एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए यहाँ पे वन ऑफ है और यहाँ पे मॉन्यूमेंट सिंगुलर नाउन है, तो आंसर बी है। मॉन्यूमेंट में एस जोड़ना चाहिए था, मॉन्यूमेंट में एस जोड़ दीजिए। मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक, मॉन्यूमेंट्स मतलब एक से अधिक स्मारक। तो दिस मॉन्यूमेंट हैपेंस टू बी, ये जो मॉन्यूमेंट है वो उन शहर के स्मारकों में से एक स्मारक है, तो मॉन्यूमेंट में एस जोड़ दीजिए, आंसर बी है आपका। नेक्स्ट, अमित टोल्ड टू, ये आपको प्रीपोजिशन चैप्टर में सभी टीचर्स पढ़ाते होंगे, चाहे मुझसे पढ़िए या कहीं भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। क्योंकि हमने बात की थी कि टोल्ड के साथ कभी प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि टोल्ड का अर्थ ही होता है सेड टू। टोल्ड एक ट्रांसिटिव वर्ब है और ट्रांसिटिव वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन सामान्यतः नहीं लिख सकते हैं, तो या तो आप टोल्ड लिखिए या तो सेड टू लिखिए, कभी भी टोल्ड के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए आंसर ए है, टोल्ड के बाद टू हटाइए, क्योंकि रूल ही होता है टोल्ड प्लस पर्सन, टोल्ड प्लस पर्सन। टेल का ही पास्ट है, जो टोल्ड का रूल होता है वही टेल का है। टेल, टोल्ड, टोल्ड, सबके लिए टेंस बदलने से भी रूल वही रहते हैं। तो टोल्ड के साथ आप प्रीपोजिशन का प्रयोग ना करें, ये प्रीपोजिशन के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस में से है। 46, इफ यू हैव आस्क्ड मी फॉर द ट्रूथ आई वुड हैव टोल्ड यू, ये कंडीशनल सेंटेंस का बहुत ही बेसिक रूल है। इसका रूल कहता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, फिर अगले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3। देख लीजिए, तो यहां पे देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3 है अगला पार्ट, तो इस पार्ट में हैड प्लस V3 होना चाहिए। तो यहां पे वैसे भी पास्ट देख के आप हैड लिखना ही पड़ेगा आपको, तो आंसर ये है। यदि तुमने मुझे सच्चाई के लिए पूछा होता तो मैंने तुम्हें उस समय बता दिया होता। यदि तुमने मुझे सच्चाई के बारे में पूछा होता तो मैंने तुम्हें उस समय बता दिया होता। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक कंडीशनल सेंटेंस का रूल है, पास्ट परफेक्ट का ये कंडीशनल सेंटेंस का एक बेसिक रूल है कि इफ के पार्ट में यदि पास्ट परफेक्ट है तो अगले पार्ट में मॉडल प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग करें। तो 46 का आंसर ए है। 47, ये भी इमेजिनरी सेंटेंसेस है, कंडीशनल सेंटेंस, उसका रूल होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस सब्जेक्ट, तो अगले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। काल्पनिक वाक्य, इसे हम कहते हैं इमेजिनरी कंडीशन, काल्पनिक शर्त। इफ वाले पार्ट में वर होगी और अगले पार्ट में वुड प्लस V1 होती है। तो देखिए अगले पार्ट में वुड प्लस V1 ठीक दिख रहा है, बस इफ के साथ विल शैल का प्रयोग कभी नहीं होता है, तो विल भी को हटाकर वर करिए। मतलब यदि मैं लखपति होता तो मैं देश से गरीबी को हटा देता, इरेडिकेट मतलब समाप्त करना। यदि मैं मिलेनियर मतलब लखपति होता तो मैं देश से गरीबी को हटा देता या खत्म कर देता। तो इसलिए इसका आंसर आपका ए है। और बेसिक चीजें भी याद रख सकते हैं कि आप इफ जब कंडीशनल वर्ड होता है तो उसके साथ शैल, विल या वॉज, कंडीशनल सेंटेंस के पार्ट में शैल, विल, वॉज का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इससे भी आप चाहते तो बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, एक्चुअली एक इडियम होता है, एक कहावत है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ये बहुत बड़ा आ चुका है। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, ये एक कहावत है जिसका अर्थ मैं यही लिख देता हूं,
to value the things which you already have. मतलब जो चीज आपके पास है पहले से उनका आप वैल्यू दीजिए, उन्हें मूल्य कीजिए, उनको मोल दीजिए, क्योंकि जो चीज नहीं है उसके पीछे भागता है, जो चीज है उस चीज को वैल्यू नहीं देता है. तो ये लालची कुत्ता वाला कहानी जो था ना कि एक कुत्ते के मुंह में हड्डी था, तो वो जा रहा था, तो जैसे उसने पानी में देखा तो उसमें एक हड्डी और दिखा कुत्ते का, उसकी छाया दिखी, तो उसे लगा कि उस कुत्ते के पास भी एक हड्डी है, तो अगर मैं उसे छीन लूंगा तो मेरे पास 2 हड्डी हो जाएंगे. तो उस हड्डी को छोड़कर वहीं पे पानी में ही और वो दूसरे पे झपटा मारा, तो वो हड्डी भी नहीं मिला और जो पहला हड्डी था वो भी पानी में खो गया. मतलब है कि जो चीज आपके पास है उसको आप वैल्यू दीजिए, जो नहीं है उसके लिए बाद में सोचिए, जो है उसको आप सम्मान दीजिए, वैल्यू दीजिए. तो इसलिए यहां पे आंसर बी है, क्योंकि वो तो कोटेशन ही उन्होंने गलत कर दिया. यहां पे क्या था? वर्थ. तो a bird in hand is worth 2, तो better than को हटाकर worth कर दीजिए. A bird in hand is worth 2 in the bush. तो आंसर इसका बी है. ये तो एक कहावत है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है. कभी वर्थ हटाएगा, कभी आर्टिकल द को हटा के भी एरर बनता है. मतलब आप उन सब चीजों को वैल्यू दीजिए, मूल्य दीजिए, इज्जत दीजिए जो चीज आपके पास पहले से ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपॉर्चुनिटी टू अटेन इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड परस्यू है ऑनेस्ट. सीधा सा लॉजिक है, यह आर्टिकल का बेसिक रूल है. ऑनेस्ट किससे उच्चारण हो रही है? वॉवेल साउंड से. ऑनेस्ट अ से उच्चारण है, और जब अ से उच्चारण होती है, वॉवेल से उच्चारण होती है, तो वॉवेल साउंड वर्ड के साथ हमेशा ही आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पे ए को हटाकर करना चाहिए था आपको एन ऑनेस्ट. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. आर्टिकल चैप्टर में आपको जो भी टीचर से आप पढ़ते हैं वो आपको ये बेसिक चीजें हैं स्टार्टिंग में ही पढ़ा दी जाती है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दो देयर इज प्रोग्रेस. एक्चुअली ये तो गलती ये हुआ है, देखिए यहाँ पे प्रोग्रेस प्लस इन प्लस डिफरेंट डायरेक्शंस होता है. डिफरेंट डायरेक्शंस, विभिन्न दिशाओं में तरक्की करना, विभिन्न दिशाओं में तरक्की करना. तो प्रोग्रेस ठीक है, फॉर डिफरेंट लिखा हुआ है, तो आंसर आपका ये भी है. यहां प्रीपोजिशन की गलती हुई है, फॉर को हटाकर इन करना चाहिए. मतलब यद्यपि विभिन्न दिशाओं में उन्नति हुई है, फिर भी क्यों भाईचारा नहीं है. यह हमारे देश के लिए कंडीशन है कि यद्यपि सारे दिशाओं में अभी तरक्की हो रही है या हुई है, लेकिन फिर भी क्यों हमारे बीच में भाईचारा नहीं है. भाईचारा यही नहीं, इसीलिए नहीं है क्योंकि सभी जो है लीडर पॉलिटिक्स करने में बिजी हैं. उन्हें हिंदू मुसलमान को लड़ाने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि अगर वो हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे तो उनसे ध्रुवीकरण होगा, तो उनका जो अपने जो निजी स्वार्थ है उसका वो पूरा कर पाएंगे. इसीलिए हम सभी को अपने भाईचारे को बनाए रखना चाहिए. और इसके लिए 2 लाइन जो मैं हमेशा बोलता हूं, जो मैंने एक जमाने में लिखा था, वो बस 2 लाइन से मैं अपने क्लास को खत्म करूंगा कि क्या हिंदू क्या मुसलमान. जी हाँ, क्या हिंदू क्या मुसलमान, दोनों का है रक्त महान. क्या हिंदू क्या मुसलमान, दोनों का है रक्त महान. और क्या हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान, दोनों में बसते हैं हम इंसान. तो हम सभी आम नागरिक हैं. हमें इन सब जात पात धर्म मजहब में पढ़ना नहीं चाहिए. हमें अपने कर्म का पालन करना चाहिए, एक दूसरे के साथ भाईचारे को बढ़ा के रखना चाहिए. वो नेताओं का काम है वो आग लगाने का. तो ये रहा आपका इंडिया 2 इंग्लिश. उम्मीद करता हूं आपको समझ आया हो. जय हिंद.